हेलो एवरीवन, डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर क्या है? साइंस का पेपर है, यानी विज्ञान का पेपर है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन जो आया था, यानी 2025 में, आज डेट क्या है? 4 है ना। 2025 में जो क्वेश्चन आया था, यानी 4/03/2025 में ये पेपर आया था यूपी बोर्ड के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण, ये दिया गया है। तो इसमें ढूंढना, इसमें ऑप्शन डी सही है। सेकंड दिया गया गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसके संभावित क्या निकालना है? लेंस की दूरी निकालनी है। तो इसमें दोनों अवतल होंगे, जो लेंस होगी। थर्ड दिया गया है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? किसी शब्दों यानी किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते क्रम यानी बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें दिया गया 5 सेंटीमीटर होना चाहिए इसमें ऑप्शन, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में दिया गया मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है दृष्टिपटल, या इसी को बोलते हैं रेटिना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया? दो चालक तार जिसके पदार्थ दिया गया, इनका रेशियो पूछ रहा है, यानी अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या होगा? 1:4 का अनुपात होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे? विद्युत धारा को क्या बोलेंगे? जनित्र। क्या बोलेंगे? जनित्र बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 6वें का कौन सा सही होगा? ए सही होगा। इसी को क्या बोलते हैं? जनरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया गया? सेवंथ क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट क्या दिया गया है? तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा सही वर्णन करता है? तो इसमें यह दिया गया है डी ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, यानी 7वें का डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया? 8 दिया गया है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान। तो देखिए, लाल को, यानी जो लाल दिया गया है, लाल को नीले में अगर परिवर्तित करता है तो वो होगा क्षार। ठीक है, और नीले को अगर लाल में करता है तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। तो ये आप तो समझ गए होंगे कि लाल को अगर नीले में करता है तो क्षार होगा, और नीले को अगर लाल में करता है तो अम्ल होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या दिए? 1, 6, 3, 8। तो 8 वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्षार है वो। ठीक है, अगला क्या दिया गया क्वेश्चन? जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो देखिए, जिंक जो Zn है, यानी Zn की अभिक्रिया अगर किससे करेंगे? H2SO4 से करेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnSO4, और साथ में क्या बनाएगा? H2। कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस। तो ये ऑप्शन इसमें क्या होगा? H2 वाला राइट होगा। इसके बाद दिया गया अगला दिया गया क्वेश्चन 10 नंबर, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र ये होता है, ये सामान्य सूत्र एल्कीन का होता है, ये एल्कीन का होता है, यानी एल्कीन का होता है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका एल्केन का होता है, और ये आपका किसका होता है? एल्काइन का होता है। किसका होता है? एल्काइन का होता है। इस तरीके से फार्मूला, ये कोई फार्मूला ही नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद एल्डिहाइड का क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल समूह। तो फंक्शनल समूह क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। CHO, ये एल्कोहल का है, ये आपका कीटोन का है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो इसमें CHO होगा, ये एल्डिहाइड का है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो आप एक चीज जान लीजिए, अगर आपको Mg, Zn, Al, ठीक है, या मान लीजिए एक और ले लीजिए जिसमें आपको क्या बोलते हैं हम लोग? Fe, ये जब चारों, यानी मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन, ये चारों अगर कहीं भी मिलते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस
कीटोन समूह होता है। कीटोन समूह का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो कीटोन का ये वाला एल्डिहाइड का है, ये भी एल्डिहाइड का है ना, ये भी एल्डिहाइड का, तो ये दोनों होंगे नहीं। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये भी नहीं होगा, तो ये कीटोन का है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ये वाला कीटोन है, ये वाला, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 दिया, यानी 14 नंबर दिया, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र क्या है? वृक्क, यानी डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर इतना। इसी को बोलते हैं धमनी भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी के भी नाम से जाना जाता है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर में क्या आएगा? 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? श्वसन दिएगा। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो पायरुवेट अणु में किसमें विखंडन होता है? माइक्रो द्रव्य में, ठीक है। किसमें होता है? माइक्रो द्रव्य में, यानी इसमें दिया गया, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16 आ जाइए। 16 देख लीजिए। जीवों में अपने कायिक भाग में, यानी भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन क्या होगा? पुनर्विभजन, है ना। क्या होगा? पुनरुद्भव। ये ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ जाइए 17 में, निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बीजांड होगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा, यानी ए ऑप्शन 17 का ए। इसके बाद 18 में आ जाइए। 18 में आ जाइए, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण से, यानी संश्लेषण के लिए सूचना होती है, कहलाता है। तो क्या कहलाएगा इसमें? यानी डीएनए के लिए क्या कहलाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया? 18। 18 का कौन सा सही है? 18 का बी, है ना, जीन। जीन सही है। इसके बाद आ जाइए किसमें? निम्न 19 में, यानी 19 नंबर में, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा निर्मित हो, है ना। इसको, ये डी ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद अगला दिया गया है, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक हैं। घास है, मरुस्थल है, वन, ये सभी प्राकृतिक हैं और ये कृत्रिम द्वारा है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? यानी डी में कौन सा है? सी वाला, है ना। 20 नंबर का सी ऑप्शन सही है, थायरक्सिन। ये ऑप्शन आपका राइट है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन सही है। अब आप देख लीजिए इसमें लॉन्ग में क्वेश्चन, आप देख लीजिए लॉन्ग में हम आपको क्वेश्चन दिखा दें। ये देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया है इस तरीके से, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी, यानी दूर रखी वस्तु का, है ना, ये अनुपात पूछ रहा है या दुगना इसका मान पूछ रहा है। ये हो गया। इसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर पर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ये दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का सेकंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद दिया गया, देखिए अथवा करके दिया गया है, ये नहीं कर पा रहे हैं आप 4 नंबर का, तो अथवा करके ये तीनों क्वेश्चन कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देख लीजिए, दिया गया एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का क्या पूरा संरचना सूत्र पूछ रहा है। तो एथेनोइक अम्ल मतलब क्या होता है? एथ मतलब 2 कार्बन, तो इसको लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? CH3COOH, ये इसका संरचना सूत्र होता है, ठीक है। अगर इसको ओपन करना चाहेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये दिया गया है क्लोरोपेंटेन दिया गया, यानी 1 क्लोरोपेंटेन, तो क्या करना है? सॉरी, प्रोपेन दिया गया है, तो क्या करना है? इसको 3 बार Cl लिखना। 1 पर दिया गया तो लिखिए ना CH3 देन CH2 देन CH2 देन Cl, तो इसको बोलते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन बोल देंगे। इसके बाद दिया गया है 2 ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन का मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 देन CH3, तो 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। 2 कार्बन, 2 नंबर कार्बन पर CO आ गए, ONE होता है, तो 2 ब्यूटेनोन। इसमें दिया गया न्यूपेंटेन। न्यूपेंटेन का मतलब 5 नंबर कार्बन होना चाहिए, तो क्या करना है? CH3CH, टॉप या बॉटम पर CH3 लगा दीजिए, बस CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं नियो
और साथ में क्या बोल देंगे पेंटेन, अच्छा सॉरी आइसोपेंटेन है ये। नियोपेंटेन के लिए क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम पर लगा दीजिए, यानी CH3 यहां बना दे रहे हैं। यहां क्या लिखना है, CH3, C टॉप पर CH3, बॉटम पर CH3 और सामने CH3, तो इसी को बोलते हैं नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से इसमें चारों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक, है ना, धातु आपस में क्या होते हैं, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या होता है, मिश्र धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, मिश्र धातु में क्या क्या आ सकता है, तो मिश्र धातु में आ सकता है आपका कॉपर और साथ में क्या आ सकता है, टिन। तो कॉपर और टिन को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, यानी CuSN को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसके दो प्रमुख क्या लिखने, उपयोग लिखने हैं, तो मतलब आप किस उपयोग में ले आते हैं मिश्र धातु, इसके उपयोग लिख लीजिएगा, है ना। कॉपर को वायर के रूप में, है ना, टिन को किस रूप में यूज करते हैं, है ना, इस तरीके से। इसके बाद अगला दिया गया कॉपर सल्फेट, यानी Cu से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, यानी कॉपर सल्फाइड जो दिया गया है इसको प्योर कॉपर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आइए हम रिएक्शन के द्वारा इसको समझेंगे। यानी 6वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 6वें क्वेश्चन में कैसे समझेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो लिखेंगे CuS और इसको किसके साथ करेंगे, इसको किसके साथ करेंगे, यहां पर दिया गया है किस प्रकार, हाँ, कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु किस प्रकार, है ना, तो दिया गया है। तो इसको क्या करना है, इसको सीधा से सीधा क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन, 2 मोल्स यहाँ, इसके बाद इसको क्या करिएगा, रिएक्शन करिएगा, तो 2Cu2O प्लस साथ में क्या बन जाएगा हमारा 2SO2, यानी ये क्या है, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फाइड, और ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया, और ये हमारा क्या है, SO4 निकला, SO2 निकलेगा यार, 4 नहीं, SO2। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड बोल देंगे। अब क्या करना, अभी प्योर कॉपर निकालना है, क्या करना है, प्योर कॉपर निकालना है। तो प्योर कॉपर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2Cu2O प्लस साथ में इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, Cu2S, यानी सल्फर कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर सल्फाइड के साथ करेंगे। जब इसके साथ करेंगे ना, तो इसके साथ करने के बाद क्या होगा, 6 मोल Cu निकल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा हमारा SO2 निकल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन के द्वारा क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस कर लेंगे, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। अभी सल्फर के 1 मोल निकले हैं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और सल्फर के साथ ये SO2 निकाल लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमारा मिल जाएगा कॉपर, ये प्योर कॉपर हो मिल जाएगा, ठीक है, प्योर कॉपर मिल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इसका रिएक्शन हो जाएगा, देख लीजिए आप रिएक्शन, ठीक। इसके बाद अगला दिया गया है, ये रिएक्शन दिया गया है, तो दोनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद अगला दिया गया है, कुछ टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी लिखने के लिए क्या करना है आपको, उदासीनीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए HCl रिएक्शन कर लीजिए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी ये क्या है, ये बेस है यानी क्षार है, ये क्या है, ये एसिड है, अम्ल है। अम्ल और एसिड का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl, और साथ में क्या मिल जाएगा हमारा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों न्यूट्रल रिएक्शन है, यानी न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, क्या है, उदासीनीकरण है। इस तरीके से क्या लिखेंगे इसमें, जब अम्ल की यानी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करते हैं तो उदासीनीकरण कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या लिखेंगे, CaSO4 इंटू क्या लिखेंगे, इंटू CaSO4 इंटू 2H2O। इसका रिएक्शन जब आप 150 से 160 सेल्सियस ताप पर आप इसका रिएक्शन करेंगे तो यहां पे मिलेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O और साथ में 1/1 यानी 1/1/2 H2O मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, जिप्सम बोलते हैं। तो ये जिप्सम का फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है।
बस यही आपको क्या करना था, इसी को लिखना था, है ना। यही आप लिख के चले आते, आपका रिएक्शन सही हो जाता। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है पीएच पैमाना पूछ रहा है ना, इसका पीएच स्केल का पैमाना। तो पीएच स्केल का पैमाना क्या लिखेंगे आप, देखिए एकदम सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। इसके लिए क्या करना, आपको एक ग्राफ खींचना था। ये पीएच वैल्यू है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद 12 के बाद 13 के बाद क्या हो जाएगा 14। ये पीएच पैमाना है। अब पीएच पैमाने में क्या दिया गया है, यानी 10 से लेकर 6.5 के समथिंग, है ना। यहां तक क्या होगा, यहां तक होगा एसिडिक, ठीक है। यानी इधर चलेंगे तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, घटेगा। यहां सबसे ज्यादा यहां क्या होगा, यहां मोर एसिडिक होगा, है ना। क्या होगा, मोर एसिडिक। मोर एसिडिक का मतलब क्या होता है, प्रबल अम्ल होंगे। क्या होंगे, प्रबल अम्ल। और इधर क्या होंगे, इधर होंगे दुर्बल अम्ल। क्या होंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 पे आएंगे तो 7 पे क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन, यानी न्यूट्रल होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे आप इधर पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है ना। बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्षार बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ 14 और 13 के 12 से लेकर 14 तक, यानी 12 से लेकर 14 के बीच में जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्रबल क्षार कहलाएंगे। और यहाँ पर यानी 7.5 से लेकर 10 तक के ये सभी क्या कहलाएंगे, ये दुर्बल क्षार कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पीएच पैमाना आपको बना देना था। इस तरीके से आप देख लीजिए पीएच पैमाना कैसे बना हुआ है, ठीक है। पीएच पैमाना बनाना था, बस यही आपको सॉल्व करना था, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं, इसमें दिया गया एल्युमिनियम का रिएक्शन आप करिए। एल्युमिनियम का रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, ठीक है, जल के साथ करना है। तो कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल सा था। Al प्लस वाटर लेना था। क्या करना था, वाटर लेना था। 3 मोल इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए 3 मोल, है ना। इस तरीके से चलिए रिएक्शन करते हैं। तो देखिए यहां पर मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस, यानी 3 मोल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 3 मोल ले लेंगे, है ना। नहीं, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, 2 मोल ले लेते, ठीक है। तो 2 मोल इसको और 2 मोल इसको, तो 2 3 6 प्लस कितने बचे, ऑक्सीजन भी 6 हो गए और बचे कितने, हाइड्रोजन 6 बचे, यानी 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन ले लीजिए 12। तो ये कितने हो जाएंगे, 3H2। क्या हो जाएंगे आपके, 3H2 निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, 2Al प्लस 6H2 गिव्स आउट 2AlOH का होल थ्राइस प्लस 3H2। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकंड दिया गया है किसका रिएक्शन, कैल्शियम का रिएक्शन किसके साथ करना है, वाटर के साथ करना है। जब भी आप कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ करिएगा तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए, 2 मोल ले लीजिएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे, ठीक। अब आयरन का रिएक्शन करना है। आयरन का रिएक्शन जब आप करिएगा तो क्या लिखिएगा, Fe को बोलते हैं आयरन। इसका रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ करिएगा तो ये बनाएगा Fe3O4। Fe3 यानी 3 मोल आयरन ले लीजिए और साथ में इसका रिएक्शन कर दीजिए। तो अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, 4 मोल ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 रख दीजिए, 4 हो गया। इसके बाद बचा क्या, 4H2, 4 मोल हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन सेकंड कामा थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। यानी आयरन फेरस फेरिक ऑक्साइड, इस तरीके से इसका नाम हो, यानी क्या बोलते हैं, फेरस कामा फेरिक ऑक्साइड, इसी का दूसरा नाम, ठीक है। इसके बाद बायो में क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। बायो को क्वेश्चन दिए गए, 8th नंबर दिया गया, 8th नंबर दिया गया, 9th नंबर दिया गया है, ठीक है। 10 नंबर दिया गया, 11 दिया गया है। इस तरीके से इसमें अथवा भी दिया गया, आहारनाल का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।